हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, कैसे एक युद्ध पूरे देश को खराब करने के साथ साथ वहाँ के लोगों को भी तोड़ देता है, उन्हें कुछ ऐसे जख्म देता है जो उनकी कई पुश्तें भूल नहीं पाती। ऐसी एक कहानी आज की है जिसमें कुछ कोरियन लड़कियों को उठा लिया जाता है और उस जगह पर लाकर रख दिया जाता है जहाँ पर हजारों की तादाद में जापानीज सैनिक रहते हैं, जो कि उनके साथ जो मर्जी हो वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कंफर्ट वुमेन का दर्जा दिया जाता है। और इनमें से कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जिनकी उम्र मात्र 13 से 14 साल की है। इस कहानी को देखते टाइम शायद आप कुछ चीज़ों को महसूस करने वाले हो जो कि आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बूढ़ी औरत जो कि सिलाई का काम कर रही है और साथ में एक औरत का इंटरव्यू भी देख रही है टीवी पर, जो कि एक विक्टिम है। उस दौर की है जब इंसान नहीं जानवर हुआ करते थे। उसके साथ 32 साल तक दुष्कर्म किया गया और वो तब जाकर रुका जब जापान जंग हार गया। उसने जो कुछ भी बताया उसे वो बूढ़ी औरत कहीं खो सी जाती है। उस समय को याद करने लगती है जब दुनिया में जंग चल रही थी। वो उसी जंग के बीच एक छोटे से गांव में रहा करती है, बहुत ही सुकून की जिंदगी। उस गांव में चारों ओर हरियाली थी, खुशहाली थी। जोंग नाम की लड़की जो कि मात्र 14 साल की है, वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही है कि तभी उन सभी लड़कियों को दूर से आते हुए कुछ जापानीज सैनिक दिखते हैं, जो उन्हें देखकर एक बहुत ही अजीब सी स्माइल देते हैं, जिससे कि जोंग बहुत डर जाती है, क्योंकि उन सभी के घर वालों ने उन्हें बताया है कि अगर इस ड्रेस में कोई भी लोग दिखें तो उन्हें दूर रहना है। जोंग असल में ताबीज़ों पर बहुत विश्वास करती है। उस दौर में कोरिया में उसका चाल चलन बहुत ही ज़्यादा था, इसीलिए वो उसे ले लेती है और अपने पास रख लेती है, क्योंकि ये उसे बुरी शक्तियों से दूर रखेगा, ऐसा उसका मानना है। लेकिन घर जाने पर जोंग की माँ को पता चल जाता है कि उसने ताबीज़ को छुपाया है। वो इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करती। उन्हें यकीन था कि जो कुछ भी करेगा ऊपर वाला करेगा, इसीलिए वो अपनी बेटी को बहुत मारती है, जिससे कि उसके पैरों में घाव आ जाते, जिनके ऊपर वो रात में मरहम लगाते हुए दिखती हैं। क्या करे, आखिर है तो वो माँ ही। उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत है। इस बीच उसके माता पिता आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें जोंग की माँ कहती है कि कल कुछ जापानीज आए थे, उन्हें पड़ोस वाली बेटी को अपने साथ ले गए और वो कुछ नहीं कर पाए। उनका कहना था कि अब उनकी बेटी बड़ी हो गई है, इसीलिए अब वो उनकी देख रेख करेंगे। ये सब सुनकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उस समय पर उन गरीब लोगों पर क्या बीत रही होगी। जो कोई भी लड़की होगी वो तो यही सोच रही होगी कि काश उनकी बेटी ही ना होती। एक दिन जब जोंग खेल कर आ रही होती है तो वो देखती है कि उसके घर पर कुछ जापानीज आए हुए, जो उसके माँ बाप से कुछ कह रहे हैं, पर उसकी माँ उनसे बार बार कह रही है कि अभी वो बड़ी नहीं हुई है, उसे कुछ दिन और दे दें। लेकिन तभी वहाँ पर जोंग आती है, जिसको एक सैनिक अपनी हैवान वाली नज़रों से देखकर उसकी माँ से कहता है कि ये अब तैयार है, हमें देर हो रही है। अब बेचारी वो बेबस माँ कुछ नहीं कर पाती सिवाय अपनी बेटी को अंदर ले जाकर ये कहने से कि तुम ये पैसे रख लो, अगर जिंदा बच गई तो कहीं भाग जाना। जी हाँ दोस्तों, ये एक माँ के शब्द थे, जो उसे पता था कि उसकी बेटी के साथ क्या जुल्म होने वाला है। पर जोंग अकेली नहीं थी। वहाँ खड़ी ट्रक पर तकरीबन 10 लड़कियाँ मौजूद थी, जो लगभग एक ही उम्र की थी। उन सभी को जापानीज अपने साथ लेकर जा रहे थे, किस लिए वो सभी को पता है, पर उन लड़कियों को नहीं पता। लेकिन उन लड़कियों को नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। जोंग को जाते हुए देखकर उसकी माँ अपना सीना पीट पीट कर रो रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वो ट्रक चल पड़ा, जो जाकर एक रेलवे स्टेशन पर रुकता है। कुछ ही देर में एक ट्रेन आई, जैसे कि एक बोगी में इन सभी को बैठा दिया गया। वहाँ पर पहले से कुछ और लड़कियाँ मौजूद थी। वेल, कुछ देर बाद वो ट्रेन चल पड़ती है और जोंग बिना कुछ सोचे समझे सबकी ओर देखे जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी नज़र अपनी साइड में बैठी हुई लड़की पर पड़ती है, जिसे बात करने पर उसे पता चलता है कि उसका नाम योंगी है। उसकी उम्र तो उससे भी छोटी है और वो अभी मात्र 14 साल की है। उसकी माँ का देहांत हो गया और कुछ दिन पहले उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। जब इस बारे में जापानीज को पता चला तो वो उसी दिन घर आ गया और उसकी माँ को जलाए हुए कुछ ही देर हुए थे कि वो सभी आकर उसे पकड़ लेते, और उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब लंबे सफर के बाद बिना खाना पानी के उन्हें चाइना पर उतारा जाता है। वहाँ पर भी जापानीज सैनिक मौजूद थे, जो सभी को बारी बारी करके उतरना शुरू करते, और फिर इन सभी को एक जगह पर ले जाया जाता है, जो कि जापानीज आर्मी का कैंप था, जहाँ पर कुछ ट्रेनिंग सोल्जर भी मौजूद थे, कुछ जनरल और कुछ बूढ़े मेजर भी मौजूद। इतने में वहाँ पर पहले एक बंदा आता है, जो सभी लड़कियों से कहता है कि आज से ये तुम्हारा घर है, हम तुम्हारी फैमिली है, इसीलिए जो कुछ भी हम कहें उसे तुम्हें करना ही होगा। देन वो एक नूरी नाम की लेडी को अंदर बुलाता है, जो कि उन्हीं लोगों के लिए काम किया करती है
उसका काम था कि जितनी भी लड़कियां यहाँ आएँ उनकी एज पूछना, उनका चेकअप करवाना, और जब आज वो सभी उनकी एज पूछती है तो उनमें से सबसे पहले जोंग को उठाती है और उसे अपने साथ चेकअप के लिए लेकर जाती है। इस बीच जोंग बहुत ही औरतों को देखती है जिन्हें सेल में बंद करके रखा गया था। इसके बाद जोंग को एक डॉक्टर चेक करता है कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है। उसकी हर एक पार्ट को चेक करा जाता है, जिसको कराते टाइम जोंग बहुत डर रही थी, पर वो डॉक्टर फिर भी जैसे तैसे उसका चेकअप कर लेता है। इसके बाद नूरी, वही औरत, उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर उसको नहलाती है। देन कुछ खाने को देती है। वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मानो यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इसके बाद जोंग की आंख खुलती है तो वो खुद के सामने एक अधेड़ उम्र के आदमी को खड़ा हुआ पाती है, जो कि उसे कुछ अजीब अजीब चीज़ें करने को कह रहा था, जैसे कुत्ते की तरह भौंकना, किसी की डांसर की तरह डांस करना, जो कि जोंग ये सब कुछ नहीं करती। हालांकि उसे तो समझ ही नहीं आ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इसीलिए वो कुछ बोलती ही नहीं, जिससे उस इंसान को गुस्सा आ जाता है और इस बेचारी को वो बहुत मारता है। इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाती है और फिर इंसान होने की सारी हदों को पार कर देता है। उस दौरान पूरे कैंप में हर तरफ लड़कियों की चीखें सुनाई दे रही थी। जब हम उस मंजर को देखते हैं तो रूह कांप जाती है। कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी के साथ वो कुछ कर रहा है जिसके लिए वो बना ही नहीं है। एक लड़की तो खुद की जान तक ले लेती है। ऐसा सब पूरी रात चलता रहता है। लोग आते जाते रहते हैं लेकिन लड़कियां वहीं रहती है। सुबह का सूरज जब निकलता है तो हम कुछ गिनी चुनी लड़कियों को बाहर देखते हैं, यानी कि कुछ कैंप के अंदर अभी भी हैं जिनमें खड़े होने की क्षमता थी, वो यहाँ आ गई है, वरना और तो पहले से सेल में ही बेहोश पड़ी है। उस दौरान एक लड़की जो कि काफ़ी पहले से यहाँ रह रही है, वो अपनी एक कहानी सुनाती है जिसमें उसे इसी कैंप में एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो उसे बहुत केयर करता है, लेकिन फिर एक दिन जनरल को पता चल गया और फिर उसने सभी के सामने उस लड़के को बेरहमी से मार डाला। ये सुनकर सभी लड़कियां एकदम दंग रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं है, जो कि हमें कल रात पता ही चल गया। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं रुकती, काफ़ी दिन हर रात यही सब चलता रहता है। एक दिन कुछ कोरियन आर्मी वाले इनके ऊपर हमला तो करते हैं। पहले तो ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाते, लेकिन फिर एक एक करके उन सभी की गोलियां खत्म होने लगती है और इधर जापानीज के पास एडवांस हथियार होते हैं जिससे वो उनका आसानी से मुकाबला कर लेते हैं और वो सभी कोरियन को मार डालते हैं। पर इस चीज़ से जनरल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वो ये गुस्सा एक लड़की पर उतारता है जिसके साथ वो उसे ऐसा व्यवहार करता है कि वो अधमरी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी जान बाकी थी। इसीलिए डॉक्टर उसे चेक करते हैं, पर मौका देखकर वो लड़की भागना शुरू करती है। पर अफसोस कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद बच जाती, क्योंकि इस कैंप से बाहर भागने का मतलब है मौत को दावत देना, जो कि उसे उसी समय मिल भी जाती है। और अगले दिन उसकी माँ के सामने उसकी बेटी की आधी कटी पटी लाश को लाकर फेंक दिया जाता है, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो जापानियों को बहुत सुनाती है और उन्हें गालियां देती है, पर उसने भी यहाँ गलती कर दी, क्योंकि उसकी ये खुशनसीबी है कि उसे कम से कम अपनी बेटी की लाश को देखने का मौका तो मिला। उसे भी वो लोग ज्यादा टाइम तक नहीं लगाते और उसे भी उसकी बेटी के पास भेज देते हैं। जी हाँ, उसे मार दिया जाता है और फिर वापस आते टाइम उन्हें रास्ते में कुछ दूसरे गाँव की लड़कियां दिखती हैं, जिनके साथ भी वो सभी वही करते हैं जो सालों से होते हुए आ रहा है। उधर जोंग की हालत पहले से और बुरी हो गई है जब उसके पास एक तनाका नाम का सोल्जर आता है जिसे उसके साथ इंटीमेट होना था। जैसे हर दिन कोई ना कोई होता है, वो जोंग से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कमज़ोर और हताश हो गई थी, उसके मुंह से अपना नाम तक नहीं निकल रहा था। तनाका जोंग को देखकर ही रुक जाता है और फिर उसे पैसे देकर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ल उसकी छोटी बहन जानी से मिलती है। इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इस कैंप में बस ये काम नहीं होता दोस्तों, इन्हें कंफर्ट वुमेन बनने के साथ साथ असल में वहाँ पर किसी गुलाम की तरह रात दिन काम करना पड़ता, जिसमें कि लड़कियों को उठाना, खाना बनाना, सोल्जर को नहलाना और भी बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। अब एक दिन जोंग के पैर में चोट लग जाती है, जिसके इलाज के लिए उसे डॉक्टर के पास लाया जाता है, जहाँ पर वही लोग उसका मजाक बनाते हैं क्योंकि उसकी अब मंथली साइकिल आना शुरू हो गई है, जिससे ये पता चलता है कि अब उसकी एज कितनी है। अब नूरी आके उसको साफ करती है, पर वो तो बेहोश थी। पर बेहोशी में भी अपना वही मंजर याद आता है और तभी उसे अपनी माँ की गोद याद आती है, जिसमें सर रखकर वो अपने बचपन में आराम से सोती थी। वो उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिलती थी, पर अब सब कुछ खत्म हो गया। जब उस दोपहर उसे तनाका छुप कर मिलता है तो उसे कुछ दवाइयाँ देता है, जिसे खाकर वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। वो उसे ये भी बताता है कि कैंप के पीछे वाली साइड पर एक होल है, जहाँ पर जाने पर तुम इस कैंप से भाग सकती हो। जो सुनकर जोंग बहुत खुश होती है और फिर रात में अपनी कुछ दोस्तों को इस बारे में बताती है।
ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता वो लोग एक एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो यहाँ से भाग सकते हैं। अब एक रात जब सब कुछ एक प्लान के मुताबिक होता है तो वो सभी इकट्ठा होती है और फिर भागने का प्लान बनाती है जो आज पूरा करने का सोच रही थी। सबसे आगे जोंग इन्हें कैंप से बाहर आते हुए नूरी देख लेती है, लेकिन दोस्तों जोंग को भागते हुए नूरी देख लेती है, लेकिन वो चुप रहती है। अगर ये लोग भाग भी गए तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कम से कम इनकी जान तो बच जाएगी। यही सोचकर वो अपने सेल में आ जाती है और ये लड़कियां धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ती है। लेकिन तभी अंदर न जाने कैसे लेकिन कुछ जापानियों को पता चल जाता है, पर तब वो लोग बाहर निकल चुके थे। पर एक लड़की थी जो अंधेरे होने के कारण इनसे अलग हो जाती है और बिछड़ जाती है, जिससे कि कुछ जापानी उसे पकड़ लेते हैं और फिर वही बहुत मारते हैं, उसके बाल नोच लेते हैं, जिससे कि वो चीखती है, चिल्लाती है। दिन कुछ और लड़कियों को भी पकड़ लिया जाता है और जो बच जाती हैं वो चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी सेल में वापस आ जाती हैं। लेकिन उन तीनों लड़कियों को अगले दिन सभी के सामने बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, कई दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता है। ये सब देखकर एक दिन जोंग खुद अपना खाना लेकर उस लड़की के पास जाती है। उस जेल में बंद करके उसे रखा गया था, वो उसे अपना खाना देती है क्योंकि उसने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत रोती हैं, लेकिन यही हकीकत है। और फिर एक दिन उन तीनों को ट्रक में लोड करके कहीं ले जाने लगते हैं। वहां पर सभी से कहा जाता है कि इन्हें अब हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है, जहां पर इनका इलाज होगा। सभी बहुत खुश थे कि वो अब ठीक हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों असल में हकीकत ये थी कि उन तीनों लड़कियों को वो लोग उस जगह पर ले गए थे जो कि जंगल के बीच में थी। वहाँ एक गड्ढा था जिसमें पहले से न जाने कितनी लड़कियों की लाशें पड़ी थी, जहाँ पर इन तीनों को भी बैठाया जाता है बिना कपड़ों की। फिर तीनों सैनिकों के हाथों में बंदूक दी जाती है, जिसमें से तनाका भी होता है। उन तीनों से कहा जाता है कि इन्हें मार दो। अब पहले तो बिना वक्त गवाए 2 सैनिक उसे मार देते हैं, लेकिन तनाका नहीं कर पाता। लेकिन तनाका गोली नहीं चला पाता, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, जो चीज़ उसकी मौत की वजह बनती है, क्योंकि जनरल उसे भी गोली मार देते हैं और फिर उसे वही गड्ढे में फेंक कर सभी को जला देते हैं। तो कुछ इस तरह से उन तीनों लड़कियों का अंत होता है। न जाने कितने सपने होंगे उनके, पर उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। अब जी कर भी वो क्या करती, इसीलिए मौत ही सही, कम से कम यहाँ ज़मीन पर तो नहीं, लेकिन आसमान में उन्हें सुकून ज़रूर मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 2 साल इसी तरह से बीत गए हैं, लेकिन अभी भी वही काम यहाँ पर चल रहा है। पर एक शाम अमेरिका जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराता है, जिसके चलते पूरे जापान में तबाही मच जाती है। इस वजह से जापान अब कमज़ोर होने लगा था और अंत में उसे सरेंडर ही करना पड़ता है। इसीलिए अब सभी कैंप बंद करने का ऑर्डर दिया जाता है। पर जापान ने अगर इन लड़कियों को छोड़ दिया तो पूरी दुनिया में इनकी बदनामी होगी, इसीलिए वो इनको जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे। तो वो लोग उन्हें भी जंगल में ले जाते हैं और वहाँ लाइन से खड़ा करके एक एक करके मारना शुरू करते हैं। लेकिन इतने में पीछे से कोरियन आर्मी आ जाती है, जिनके साथ अब अमेरिका भी था। वो सभी जापानीज को मारना शुरू कर देती है और इसी का फायदा उठाकर जोंग और योंगी दोनों ही वहां से भाग जाती है। वो जाकर दूर घासों में छुप जाते हैं और वहां दोनों को सुकून मिलता है कि अब वो बच गए। पर वहां भी एक जापानीज आ जाता है, लेकिन वो इन्हें कुछ करता इससे पहले एक कोरियन उसे मार डालता है और फिर दोनों को वहां से लेकर जाता है। पर वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते, क्योंकि वो जापानीज अपनी आखिरी समय में भी उठ खड़ा होता है और अपनी पिस्तल से उन्हें शूट करता है। अब योंगी को बचाने के लिए जोंग उसके सामने आ जाती है, जिससे वो गोली उसे लगती है और वो वहीं मारी जाती है। लेकिन जाने से पहले वो उसे कहकर जाती है कि आगे जाकर सभी को हमारी तकलीफ़ों के बारे में ज़रूर बताना, कि सबसे ज़्यादा योगदान इस जंग में हमारा ही था। ये बोलकर वो अपनी आखिरी सांस लेती है। इतनी सी उम्र में उसने इतना सब कुछ सहा, लेकिन किसी भी इतिहास की किताब में उसके बारे में कोई नाम नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1991 में, जहाँ हम सोनी नाम की लड़की को देखते हैं, जिसकी आवाज़ एक हादसे के कारण चली गई। इसीलिए उसकी माँ उसे एक जाल फूंक करने वाली औरत के पास लेकर जाती है, जो उन्हें बताती है कि ये लड़की किसी भी मरे हुए इंसान से बात कर सकती है। खैर, उसे कुछ दिन बाद उसकी आवाज़ ठीक हो जाती है। इसके बाद हम उसको एक दुकान पर देखते हैं, जहाँ पर उसे कुछ पुराने ज़माने की तावीज़ दिखती है, जो कि एक बूढ़ी औरत ने बनाई थी, जो कोई और नहीं बल्कि योंगी ही थी, जो अभी तक अपनी पूरी कहानी हमें सुना रही थी। उसको देखकर सोनी को उसका पूरा पास समझ आ जाता है। वो ये भी जान जाती है कि जोंग ने उसके लिए अपनी जान दी थी। इसीलिए वो उसे कहती है कि आपको उनसे माफ़ी मांगना होगा, क्योंकि उनकी आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली। अब वो लोग एक जगह पर जाते हैं, जहाँ पर वो जोंग मिन की स्पिरिट को बुलाते हैं, और जिसे देखकर योंगी इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। दिन एक एक करके सोनी सभी कंफर्ट वोमेन की सोल को बुलाती है और एक एक करके उन सभी को मुक्ति दिलाती है। उधर हम जोंग को देखते,
जो वही तावीज़ लेकर अपनी माँ के पास जाती है और उनसे गले लग जाती है, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। वेल दोस्तों, ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है जो हमें दिखाती है कि जब जंग होती है तो सोल्जर के साथ आम लोगों को भी उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। वेल आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट।